सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, सभी को गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आप सभी के लिए ये राजस्थान इतिहास का जो क्लास चल रहा है वो मेवाड़ को लेकर चल रहा है और लगातार आज मेवाड़ को पढ़ते पढ़ते हमको 5वां दिन हो गया। तो आज की हम इस क्लास में महाराणा प्रताप से लेकर के और महाराणा राज सिंह तक के शासनकाल की चर्चा करेंगे। तो आप सभी के लिए यहाँ राजस्थान के इतिहास से अच्छे नोट्स आपको किसी भी कोचिंग में चले जाना, मैं दावे के साथ में कहता हूँ, आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, ना कोई लिखाएगा। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इन नोट्सों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से डाउनलोड कर लें। और ये मेंस के लिए क्लासें चल रही हैं, प्री के लिए भी आपको क्लासें लगाई जा रही हैं, साइकोलॉजी प्लस पर्यावरण अध्ययन की। बाकी की सब्जेक्ट आपको 15 या 20 दिन में पूरी हो जाएंगी। तो चलेगा, अब हम शुरुआत करते हैं ये 2 बजे वाली क्लास। सभी विद्यार्थी देखना बिल्कुल भी मत भूलिए साथियों। और हम आते हैं, आज हम हमारे राजस्थान के महान शासक महाराणा प्रताप के ऊपर बात करेंगे। महाराणा प्रताप जो थे उदय सिंह के पुत्र थे, आपको पता है, और इनका शासनकाल माना जाता है 1572 से लेकर के 1597 के मध्य में। और महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि कीका किसके बचपन का नाम था, तो ये महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था। इनका जन्म हुआ था साथियों 9 मई 1540 में, ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। इनके पिताश्री का नाम था उदय सिंह और माता का नाम था जयवंताबाई। और ये जयवंताबाई जो थी पाली के शासक अखिराज सोनगरा की पुत्री थी। इसकी थी अखिराज सोनगरा की पुत्री। और महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो उसका नाम था अजबदे। ये इनका थोड़ा सा परिचय है। अब हम आगे चलते हैं। महाराणा प्रताप के ऊपर इनका राज्याभिषेक होता है साथियों। और इनका राज्याभिषेक जो किया था वो किया था सलूम्बर के सेनापति कृष्णदास चूड़ावत ने कमर पर तलवार बांध करके किया था। कहाँ पर? गोगुंदा में। और ये प्रश्न 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि राज्याभिषेक महाराणा प्रताप का कहाँ पर हुआ था? गोगुंदा में हुआ था, पहला राज्याभिषेक। इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है टोटल कुलवा, ठीक है ना। तो ये पहली बार जो किया था वो किसने किया था? इनके सेनापति थे सलूम्बर के कृष्णदास चूड़ावत ने, ये आपको याद रखना है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो चेतक था। और इनके 2 हाथी थे, हाथियों के नाम एग्जाम में पूछे गए हैं। पहले हाथी का नाम है राम प्रसाद और दूसरे का नाम है लूणा, ये आपको याद रखना है। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, क्योंकि इसी प्रकार के आपको यहाँ पर क्लासें देखने को मिलेंगी। लगातार पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। आगे चलते हैं। महाराणा प्रताप को किन किन नामों से भी जाना जाता है? महाराणा प्रताप को पाथल के नाम से जाना जाता है और इनको वीर शिरोमणि भी कहते हैं। इनको मेवाड़ का केसरी भी कहते हैं। हिंदुआ सूरज भी इनकी उपाधि है। महाराणा प्रताप को कौन सी उपाधि थी? हिंदुआ सूरज। और इनको हल्दी घाटी का शेर भी कहते हैं। एक बार आप सभी विद्यार्थियों को मैं पूछना चाहूँगा, हिंदुआ सूरज जो उपाधि है महाराणा प्रताप को थी, लेकिन जो हिंदूपत सूरज थी, हिंदूपत जो उपाधि है वो किस शासक को प्राप्त थी? मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया है, आप कमेंट करके बताएंगे सभी विद्यार्थी। हिंदूपत। अब इनके समकालीन जो शासक था साथियों वो था दिल्ली का शासक अकबर था, जो सुलह ए कुल की नीति का शासक था। यानी कि हर राजा को वो अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था राजस्थान के प्रत्येक शासक को, कि वो हर शासक राजस्थान का मेरे से क्या करे? अधीनता स्वीकार करे। उसको बोलते हैं सुलह ए कुल की नीति। अकबर ने युद्ध की योजना जो बनाई थी, अब अकबर युद्ध करेगा किसके ऊपर? आक्रमण करेगा किसके ऊपर? महाराणा प्रताप के ऊपर। अब अकबर युद्ध के लिए चलता है, तो युद्ध की योजना बनाता है। और योजना कहाँ पर बनाई थी उन्होंने? अकबर के किले में बनाई थी। और ये अकबर का किला, इसको मैगजीन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और मैगनीज का जो दुर्ग है वो अजमेर जिले में स्थित है। अकबर के पास में 80,000 की सेना थी। कितनी थी? 80,000 की। अकबर ने अपना सेनापति किसको बनाया था? मानसिंह प्रथम को बनाया था। मानसिंह कछवा जो आमेर का शासक था, याद रखना, किसका शासक था? आमेर कछवा।
आमेर का कछवा वंश का शासक था ये। हम कछवा वंश जब पढ़ेंगे आमेर का, तो वहाँ पर आपको मानसिंह प्रथम के बारे में सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। और ये अकबर का एक विश्वास पात्री सेनापति भी था। अकबर की जब सेना आई थी तो युद्ध करने के लिए, तो सबसे पहले अकबर की सेना ने जो अंतिम पड़ाव डाला था वो डाला था साथियों मौलेला गांव राजसमंद के अंदर। और मात्र 20,000 की सेना थी किसके पास? महाराणा प्रताप के साथ। जबकि अकबर के पास कितनी थी? 80,000 की सेना थी। अब देखो यहां पर 1:4 में सेनाओं का विभाजन हो रहा है। और महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसका अग्रभाग, याद रखना सेना का जो अग्रभाग होता है उसको बोलते हैं हरावल। ये हिंदी में भी पूछा गया है। सेना का अग्रभाग होता है वो हरावल कहलाता है, और जो पश्चिम भाग होता है साथियों उसको चंद्रावल कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रावल। ये आपको याद रखना। हरावल जो सेना का भाग था उसका जो नेतृत्व कर रहे थे महाराणा प्रताप की सेना का, वो कर रहे थे हकीम खां सूरी। प्रश्न ये पूछा गया था कि महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति जो मुस्लिम था वो कौन था? मुसलमान था इसकी सेना का सेनापति। जो हरावल सेना का नेतृत्व कर रहे थे उसका नाम क्या था? तो आपको याद रखना है एकमात्र ऐसा मुस्लिम सेनापति था महाराणा प्रताप की सेना में, हकीम खां सूरी। हाथी के नाम पूछे जाए अगर आपसे, तो ये आपको 4 नाम आपको और मिलेंगे। तो देखिएगा प्रताप के जो हाथी हैं वो है लूणा, रामप्रसाद, चक्रवाप और खांडेराव। ये किसके हैं? ये नाम है महाराणा प्रताप के हाथी। अगर हम बात करते हैं अकबर के हाथियों के नाम, तो आपको ये याद रखने हैं मर्दाना, गज्जा और गजमुक्ता। ये अकबर के हाथियों के नाम थे। अकबर का जो हाथी था, मेन जो हाथी था जिस पर वो सवार होकर के युद्ध करता था, उसका नाम था साथियों हवाई। क्या नाम था? हवाई। अकबर के हाथी का नाम क्या था? हवाई था। और मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। क्या नाम था? मर्दाना। तो ये दोनों प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। आगे चलते हैं। राम प्रसाद का नाम जो था वो पीर प्रसाद भी नाम रखा गया था। पीर प्रसाद के नाम से उनको उपमा दी गई थी। वो इसलिए नाम रखा था क्योंकि राम प्रसाद जो हाथी था उसने हल्दी घाटी के युद्ध में एक ऐसा प्रदर्शन किया था जो शायद ही किसी हाथी ने किया हो। और इसी बात से प्रसन्न होकर के अकबर ने उनको पीर प्रसाद की संज्ञा दी थी। महाराणा प्रताप ने बहलोल खां के घोड़े सहित 2 टुकड़े कर दिए। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उस समय अकबर का सेनापति था जिसका नाम था बहलोल खां। उस बहलोल खां को ऐसी तलवार मारी अकबर प्रताप ने कि उसके घोड़े सहित 2 टुकड़े कर दिए। आपने बहुत जगह बहलोल खां को मारते हुए महाराणा प्रताप की तस्वीरें आपने देखी होंगी। एक महाराणा प्रताप का सौतेला भाई था जिसका नाम था शक्ति सिंह। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। महाराणा प्रताप का एक भाई था सौतेला भाई जिसका नाम था शक्ति सिंह। और इस शक्ति सिंह ने क्या किया? बहुत अच्छा काम किया कि इसको युद्ध भूमि में बहुत ज़्यादा मात्रा में साथ दिया। और एक और सेनापति था जिसका नाम था झालावीदा मान। क्या नाम था? झालावीदा मान था। और इस झालावीदा मान ने महाराणा प्रताप जब युद्ध भूमि में घायल हो गया था तो इनका राज मुकुट धारण किया था। किसका? महाराणा प्रताप का। तो आपको राजस्थान मेवाड़ इतिहास में आपको ऐसे 2 व्यक्ति मिलेंगे, ठीक है ना? ऐसे 2 व्यक्ति मिलेंगे। एक तो है हमारा महाराणा प्रताप जब युद्ध भूमि में घायल हुआ था तो उसका मुकुट किसने धारण किया था? झालावीदा ने। लेकिन आपसे पूछा जाए जब राणा सांगा युद्ध में घायल हो गया था तो उसका मुकुट किसने धारण किया था? याद रखना झाला अज्जा ने। किसने किया था? झाला अज्जा ने। और ये दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रख लेना, एग्जाम में मिल सकते हैं और प्रश्न पूछा भी जाता है। ये हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था साथियों 18 जून 1576 में हुआ था। ये हुआ था मानसिंह सेनापति और महाराणा प्रताप के बीच में। लेकिन ये युद्ध जो था अनिर्णायक रहा। ये युद्ध निर्णायक नहीं था। यहाँ पर स्वयं अकबर लड़ने के लिए नहीं आया था। बहुत सी किताबों में आपको मिलेगा कि जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो 21 जून को हुआ था, ठीक है ना? लेकिन आपको एग्जाम में ऑप्शन में ये दोनों नहीं मिलेंगे। आपको या तो 18 जून मिलेगा या 21 जून मिलेगा। अब ये आपको डिस्कस खुद करना है, ठीक है ना? यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक जो है उसमें 18 जून लिखा हुआ है। और बहुत सी किताबें कहती है कि हल्दी घाटी के युद्ध में खुद अकबर लड़ने के लिए आया था, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा कोई सिलेबस में नहीं दिया गया है। मानसिंह प्रथम को हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए अकबर ने भेजा था। यह एनसीईआरटी में लिखा हुआ है।
अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में कौन विजय होता है? प्रताप विजय होता है, लेकिन अकबर इस बात को नहीं मानता। अकबर ने अपने मूल उद्देश्य को यहाँ पर प्राप्त नहीं कर सका और अभी भी इतिहासकार ऐसे बताते हैं कि भाई अकबर विजय हुआ था। कुछ किताबें कहती हैं कि महाराणा प्रताप विजय हुआ था। आज भी अभी तक इसका निर्णय नहीं हुआ है। चेतक जो था साथियों, ये उसके घोड़े का नाम था चेतक। चेतक का युद्ध करते करते घायल हो गया था युद्ध में। उनको तलवार लगी थी, ठीक है ना। तो तलवार लगने के कारण वो घायल हो गया और उनकी मृत्यु कहाँ पर हो गई थी? बलीचा गांव में हो गई थी। बलीचा राजसमंद में ही क्या है? चेटक की छतरी बनी हुई है और ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। भाई चेटक की छतरी कहाँ पर है या स्मारक कहाँ बना हुआ है? बलीचा गांव राजसमंद में बना हुआ है। शक्ति सिंह के द्वारा, शक्ति सिंह जो था सौतेला भाई महाराणा प्रताप का, उसके द्वारा एक घोड़ा दिया गया था जिसका नाम था त्राटक और बहुत सी किताबों में इसका नाम केटक भी मिलता है। ये घोड़े पर सवार होकर के महाराणा प्रताप को कोल्यारी गांव उदयपुर ले जाता है। शक्ति सिंह ने इसकी हेल्प की थी और इसको युद्ध क्षेत्र से निकाल दिया और कहाँ ले गया? अपने घोड़े पर बैठा करके कोल्यारी गांव उदयपुर ले गया। हल्दी घाटी जो युद्ध है इसका सजीव वर्णन करते हैं अब्दुल कादिर बदायूनी। ये अब्दुल कादिर बदायूनी जो था ये अकबर का एक दरबारी विद्वान था और इन्होंने अपनी पुस्तक और एक ग्रंथ है जिसका नाम है मुंतरबाब उत तवारिक। ये बुक या ग्रंथ का नाम आपको याद रखना है, मुंतरबाब उत तवारिक। अब्दुल कादिर बदायूनी का प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन उन्होंने किया है। और ये अब्दुल कादिर बदायूनी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने राजपूत शासकों के रक्त से अपने दाढ़ी के बाल रंगे थे और उस समय ये मौजूद भी था हल्दी घाटी के युद्ध में, जिसको जहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वहाँ पर राजपूत शासकों का खून इतना बहा था कि वहाँ पर आज भी वर्तमान में रक्त तलाई बन गई है। रक्त तलाई के नाम से उस क्षेत्र को जाना जाता है। एक तालाब सा बन गया था और उस तालाब से जो खून था उस खून से बदायूनी ने अपनी दाढ़ी के बाल रंगे थे। सोचो, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है कि राजपूत शासकों के रक्त से हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी दाढ़ी के बाल रंगने वाला मुस्लिम सेनापति कौन था? तो वो था साथियों अब्दुल कादिर बदायूनी। इस युद्ध में, अब इस युद्ध को कई नामों से भी जाना गया है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग इस युद्ध को नाम दिया है और ये प्रश्न भी यहाँ से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। सबसे इंपॉर्टेंट है मेवाड़ के इतिहास में महाराणा प्रताप, याद रखना। इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा है। मेवाड़ का थर्मोपल्ली किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। अबुल फजल ने क्या कहा है? इसको खमनोर का युद्ध कहा है। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा है और एलपी श्रीवास्तव ने इसको बादशाह बाग की संज्ञा दी है। तो ये आपको चारों ही लाइन अच्छे से याद रखनी है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। इस युद्ध को हाथियों का युद्ध और रक्त तलाई का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है ना। नोट याद रखना है कि महाराणा प्रताप के समर्थन में एकमात्र मुसलमान सेनापति था जिसका नाम हकीम खां सूरी थे और ये महाराणा प्रताप की तरफ से लड़े थे। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। अब युद्ध से पहले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के पास में 4 शिष्टमंडल भेजे थे और इनका क्रम एग्जाम में पूछा भी जाता है। ट्रिक याद रखना है आपको, जमा भट्टो। जमा भट्टो, जय का मतलब जलाल खां, ये नवंबर 1572 में भेजा था। उसके बाद मानसिंह भेजा था जून 1573 में। तीसरे नंबर पर भेजा था भगवान दास और ये सितंबर 1573 में भेजा था। और चौथे नंबर पर भेजा था टोडरमल दिसंबर 1573 में। और ये प्रश्न 3-4 बार एग्जाम में मिल चुका है। इनका क्रम पूछा गया था कि अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजे गए शिष्टमंडलों का क्रम व्यवस्थित कीजिए, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। अकबर ने प्रताप को पकड़ने के लिए 4 सैनिक टुकड़ी भेजी थी, 4 सैनिक चौकियां भी लगाई थी और वो कहाँ कहाँ पर लगाई थी? देवल, देवेर, देवारी और देशुरी, ये 4 जगह पर अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए 4 चौकियां लगाई थी। महाराणा प्रताप की भामाशाह से मुलाकात होती है और 1577 में चुलियागाम चित्तौड़गढ़ में होती है। एक भामाशाह था जिसका नाम ही भामाशाह था और उन्होंने भामाशाह ने महाराणा प्रताप की क्या थी? सहायता की थी कुछ धन दे करके। और भामाशाह की बात करें तो उनका जन्म 1547 में हुआ था और इस भामाशाह को
मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने आर्थिक सहायता और सैन्य सहायता देकर के महाराणा प्रताप की सहायता की थी और लगभग महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी और बदले में प्रताप ने भामाशाह को मेवाड़ का प्रधानमंत्री बना दिया। भामाशाह क्या बन गया? अब मेवाड़ का प्रधानमंत्री। उसके बाद दूसरा युद्ध होता है महाराणा प्रताप और उनके महाराणा प्रताप के पुत्र थे जिसका नाम था अमर सिंह फर्स्ट और अकबर के सेनापति सुल्तान खां के बीच में, जिसको बोलते हैं हम दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। किस किस के बीच? महाराणा प्रताप के पुत्र मानसिंह प्रथम और अकबर के सेनापति सुल्तान खां के बीच में होता है, जिसमें महाराणा प्रताप की जीत हो जाती है, यानी अमर सिंह प्रथम जीत जाता है। और इसको कर्नल जेम्स टॉड ने, ये जो दिवेर का युद्ध हुआ था, इस दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन कहा है। मेवाड़ का मैराथन, इसका मतलब सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला युद्ध कहा है। मैराथन का मतलब होता है सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला युद्ध। फिर 1585 में चामंड का युद्ध होता है प्रताप और लूणा चामड़िया के मध्य में, जिसमें फिर से प्रताप विजय होता है। याद रखना, ये 3 युद्ध आपको याद रखने। चामंड का युद्ध 1585 में, लूणा चामड़िया और महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें प्रताप विजय हो जाता है। अब यहां से तुर्की राज्य समाप्त हो जाता है। अब देखिए एक लाइन आपको याद रखना है, अब्दुल रहीम खाने खाने एक लाइन लिखी है और ये स्टेटमेंट अच्छे से याद रखना कि तुर्की राज्य समाप्त हो जाएगा लेकिन प्रताप का धर्म युद्ध समाप्त नहीं होगा। प्रताप का धर्म समाप्त नहीं होगा लेकिन तुर्की राज्य समाप्त हो जाएगा। ये कथन जो था साथियों अब्दुल रहीम खाने खा का था और ये अब्दुल रहीम खाने खा थे, ये अकबर के एक नवरत्नों में से एक थे। अब जो अकबर था ना, उसके नवरत्नों में से एक व्यक्ति थे ये। महाराणा प्रताप का निधन हो जाता है जनवरी 1597 में और बारडोली में होता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना। बारडोली उदयपुर में ही महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है, जिसका निर्माण अमर सिंह प्रथम ने करवाया था और ये अमर सिंह प्रथम उनके पुत्र थे। नोट याद रखना है, प्रताप जीवन भर मांडलगढ़ व चित्तौड़गढ़ पर अधिकार नहीं कर पाई। ये नोट इसलिए लिखा है क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है। यानी कि महाराणा प्रताप ऐसे 2 स्थल बताए जिन पर कभी अपना अधिकार नहीं कर पाए। एक तो था मांडलगढ़ भीलवाड़ा और दूसरा था चित्तौड़गढ़। क्लियर। प्रताप के काल में कुछ ग्रंथ भी लिखे गए थे और उनके कौन कौन से दरबारी विद्वान थे उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेखक हैं चक्रपाणि मिश्र। इनके दरबारी विद्वान थे चक्रपाणि मिश्र और इनके द्वारा जो पुस्तकें या ग्रंथ लिखे गए थे वो बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिएगा, चक्रपाणि मिश्र के द्वारा लिखा गया था एक तो विश्व वल्लभ और ये 14 भागों में लिखित है। चक्रपाणि मिश्र का दूसरा ग्रंथ है मुहूर्तमाला और तीसरा ग्रंथ है राज्याभिषेक पद्धति। तो आपको चक्रपाणि मिश्र जो है उनके तीनों ही ग्रंथों के नाम याद रखने हैं। दूसरे दरबारी लेखक थे इनके हेमरतन सूरी और इनके द्वारा ये 4 लिखित ग्रंथ आपको याद रखने हैं। मुख्य मुख्य हैं, एक तो गौरा बादल पद्मिनी चौपाई, सीता चौपाई, महिपाल चौपाई और अमर कुमार चौपाई। तो ये दोनों ही दरबारी विद्वान आपको याद रखने हैं। उसके बाद महाराणा प्रताप के पुत्र का शासनकाल आता है जिसका नाम है अमर सिंह प्रथम। एक बार सभी विद्यार्थी जोर से जयकारा लगाएंगे, जय माता दी, जय महाकाल की। एक बार वीडियो को लाइक करके अपनी आवाज़ को निकाल दीजिएगा कि आप कैसा फील कर रहे हैं। अमर सिंह प्रथम की बात आती है यहाँ पर, तो उनका शासनकाल महाराणा प्रताप के बाद शुरू होता है 1597 से लेकर के और 1620 ईस्वी तक। इनका राज्याभिषेक होता है साथियों 19 जनवरी 1597 को। कहाँ पर होता है? चामंड में। इनके समकालीन दिल्ली का शासक अकबर और उनका पुत्र जहांगीर था। अकबर और अकबर का पुत्र था जहांगीर। इन दोनों बाप बेटों का शासन रहता है इनके समकालीन। इन्होंने सेना को मजबूती प्रदान करने के लिए एक सैन्य गठन किया था जिसका प्रमुख किसको बनाया था? हरिदास झाला को। और ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है ना। मेवाड़ में जो सबसे पहले सैन्य टुकड़ी का गठन किया था वो किया था अमर सिंह प्रथम ने और उसका प्रमुख बनाया था हरिदास झाला को। मेवाड़ में सत्तावत एवं चूड़ावतों की प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए सामंत व जागीरदारों के विधि विधान कानून बनाए गए थे। कब? अमर सिंह प्रथम के काल में। आगे चलते हैं। 1599 में अकबर ने जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम था। ठीक है। ये सलीम चिश्ती की बदौलत से अकबर को ये पुत्र प्राप्त हुआ था, इसलिए इनका नाम सलीम रखा गया। तो सलीम यानी जहांगीर के नेतृत्व में सेना भेजी लेकिन जहांगीर हार के भय के कारण वापस दिल्ली लौट गया।
1599 में अकबर ने अपने पुत्र को भेजा जहांगीर को कि तुम जाओ और अमर सिंह प्रथम पर जाकर आक्रमण करो, लेकिन जहांगीर डर गया और हार की भय के कारण वापस दिल्ली लौट गया वो रास्ते से ही। फिर 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। अब अकबर की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र दिल्ली का शासक बनता है जहांगीर। अब जहांगीर का शासनकाल चालू होता है। देखिएगा, जहांगीर ने मेवाड़ पर पहली बार आक्रमण करने के लिए 1605 में आसिफ खां को भेजा, दूसरी बार आक्रमण करने के लिए 1608 में महावत खां को भेजा और तीसरी बार आक्रमण करने के लिए 1609 में अब्दुल्ला बेग को भेजा और चौथी बार आक्रमण करने के लिए 1612 ईस्वी में राजा बासु को भेजा। ठीक है ना, परंतु चारों ही आक्रमण असफल हुए। ये चारों ही क्रम आपको याद रखना है। 1605 में आसिफ खां को भेजा, 1608 में महावत खां को भेजा, 1609 में अब्दुल्ला को भेजा और 1612 में राजा बासु को भेजा। तो ये चारों ही आपको याद रखने हैं। क्रम इनका पूछा जाता है कि जहांगीर के द्वारा अमर सिंह प्रथम पर आक्रमण करने के लिए कौन कौन को भेजा गया था। 1613 में जहांगीर के आने की सूचना सुनकर के अमर सिंह गोगुंदा भाग गए। अब भाई 1613 में 1200 तक 1612 में तो राजा बासु भेजा, लेकिन 1613 में स्वयं अब जहांगीर आता है आक्रमण करने के लिए। यह सूचना मिलते ही अमर सिंह प्रथम कहाँ चला गया? गोगुंदा चला गया। मेवाड़ के सेनापतियों के कहने पर अमर सिंह प्रथम ने हरिदास झाला और शुंभकर्ण को संधि प्रस्ताव हेतु शाहजहां के पास भेजा। उन्होंने क्या सोचा कि अब युद्ध से कोई फायदा नहीं है, अब इनकी अधीनता स्वीकार कर लो, इनके साथ संधि प्रस्ताव कर लो। तो अमर सिंह प्रथम ने अपना एक सेनापति था हरिदास झाला और एक शुंभकर्ण, इन दोनों व्यक्तियों को जहांगीर के पास में संधि पत्र भेजा कि हम संधि करना चाहते हैं। तो वो किसको भेजा था? जहांगीर का एक पुत्र था जिसका नाम था शाहजहां, उस शाहजहां के पास में भेज दिया। शाहजहां ने यह प्रस्ताव शकुल्लाह एवं सुंदरदास के नेतृत्व में जहांगीर को भेजा। अब शाहजहां किसको भेजेगा? अपने पिता जहांगीर को भेजेगा। अब जहांगीर इस चीज़ को पाकर के प्रसन्न हो जाता है। तो क्या हुआ? 5 फरवरी 1615 को 5 फरवरी 1615 को प्रथम मुगल मेवाड़ संधि होती है अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के मध्य में। और ये नोट कर लीजिए आप लोग, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि कब होती है? तो 5 फरवरी 1615 को किस किस के मध्य? अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के मध्य। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और इस संधि में क्या शर्त रखी गई थी? ये शर्त रखी गई थी भाई मैं संधि तो कर लूँगा, जहांगीर तुमसे संधि तो कर लूँगा, लेकिन मेरी शर्त है। और शर्त रखी गई थी कि खुद मुगल शासक दरबार में उपस्थित ना होकर के उसका पुत्र उपस्थित होगा। जहांगीर से क्या कहा था कि तुम कभी भी खुद मेरे दरबार में आकर के उपस्थित नहीं होगे, तुम्हारा पुत्र ही मुझसे दरबार में मिलेगा। क्लियर? उसके बाद बताया कि तुमसे हम कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, हम मुगल साम्राज्य से कभी भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। उपस्थिति शासक 1000 की सेना के साथ ही उपस्थित हो पाएगा और चित्तौड़गढ़ दुर्ग वापस दिया जाएगा। तो ये 4 शर्तें रखी गई थी मेवाड़ मुगल प्रथम संधि के अंदर। फिर अब बात करते हैं यहाँ पर कि 19 फरवरी को करण सिंह पहली बार मुगलों के दरबार में उपस्थित हुआ। ये करण सिंह था, ये करण सिंह मेवाड़ का एक शासक बनता आगे चल के। ये करण सिंह अमर सिंह प्रथम का पुत्र था। तो ये पहली बार मुगलों के दरबार में पहुंचा था। प्रश्न यही पूछा गया था कि भाई मेवाड़ मुगल संधि के पश्चात मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला राजपूत शासक कौन था? तो वो था साथियों हमारा मेवाड़ का शासक करण सिंह। कौन था? करण सिंह। अमर सिंह प्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला ऐसा प्रथम शासक था। नोट कीजिएगा, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? राजस्थान का। तो मुगलों की अधीनता स्वीकार किसने की थी? सबसे पहले अमर सिंह प्रथम ने, याद रखना। और अफगानों की सबसे पहले अधीनता स्वीकार किसने की थी? उदय सिंह ने। ठीक है ना, शेरशाह सूरी से की थी। तो ये आपको हर पॉइंट आपको याद रखना है। हिस्ट्री अगर पढ़ना है ना तो अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके काम चलेगा। अमर सिंह मेवाड़ के सुयोग्य शासक थे। ये कथन किसका है? जेम्स टॉड का। देखो सुयोग्य इसलिए कहा है कि इन्होंने इतनी समझदारी से काम लिया था कि इनसे अब हमको संबंध बनाने ही चाहिए, इनसे मैत्री कर लेना ही फायदा है, वरना मामला खराब होगा, युद्ध होगा। ये मुस्लिम साम्राज्यवादी व्यक्ति हैं और ये ऐसे नहीं मानने वाले, इनसे संधि करना बेहतर होगा। अब यहाँ पर 26 जनवरी 1620 को अमर सिंह प्रथम की मृत्यु हो जाती है।
उदयपुर में, लेकिन दाह संस्कार कहाँ पर हुआ था? अहाड़ में हुआ था। नोट कर लो, उनकी मृत्यु तो हुई थी उदयपुर में और संस्कार किया गया था उनका अहाड़ में। अमर सिंह प्रथम वीर पिता के वीर पुत्र थे, ये कथन किसका है? गौरी शंकर ओझा का। ये किसने कहा था? गौरी शंकर ओझा ने कहा था कि जो अमर सिंह प्रथम थे वो वीर पिता के वीर पुत्र थे। और इसके बाद अब करण सिंह ही मेवाड़ का शासक बना। ये करण सिंह वही था जो मुगल साम्राज्य में जाकर के मुगल दरबार में सबसे पहले उपस्थित हुआ था। अब इनका शासनकाल आता है 1620 से लेकर के 1628 के मध्य करण सिंह का। इनका राज्याभिषेक होता है उदयपुर में 26 जनवरी 1620 को। करण सिंह के द्वारा मेवाड़ में चंद्र महल, जनाना महल, दिलखुश महल, कर्णविलास महल का निर्माण कराया गया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ही है। करण सिंह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में परकोटे का निर्माण कराया, जिसको हम शहरपनाह कहते हैं। और ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में कि भाई शहरपनाह, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के शहरपनाह जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? करण सिंह ने। करण सिंह ने ही बड़ा दरी खाना, जिसको हम सभा शिरोमणि कहते हैं, उसका निर्माण भी करवाया था। जहांगीर के पुत्र शाहजहां, इसका नाम तो खुर्रम, इस शाहजहां के द्वारा विद्रोह करने पर करण सिंह ने सबसे पहले केलवाड़ा की हवेली में शरण दी थी और उसके पश्चात जग मंदिर में शरण दी थी। और ये जग मंदिर और जग निवास, ये दोनों जो महल है हमारे उदयपुर में पिछोला झील के पास में स्थित है, याद रखना। तो ये करण सिंह ने ही इनकी नींव रखी थी। यहाँ पर हम बात करेंगे और प्रश्न यही पूछा गया था कि जहांगीर के पुत्र शाहजहां को सबसे पहले शरण देने वाला व्यक्ति कौन था? वो करण सिंह था। कहाँ पर दी थी? सबसे पहले तो केलवाड़ा की हवेली उदयपुर में, और दूसरी बार जो दी थी वो जग मंदिर में दी थी। 1857 की क्रांति के दौरान जब स्वरूप सिंह जो शासक थे, मेवाड़ के शासक थे ये, तो स्वरूप सिंह ने भी अंग्रेजों को जग मंदिर में शरण दी थी। और ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ था। 1857 क्रांति के दौरान अंग्रेजों को शरण देने वाले व्यक्ति कौन थे? मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह थे। कहाँ पर दी थी? जग मंदिर में दी थी। पिछोला झील पर स्थित जग मंदिर व जग महल दोनों की नींव करण सिंह ने ही रखी थी, ये आपको याद रखना है। और 1628 में करण सिंह की मृत्यु हो जाती है। आगे चलते हैं। करण सिंह के बाद आते हैं जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम जो है उनका काल है 1628 से 1652 तक। जगत सिंह प्रथम ने जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया था उदयपुर में, जिसको हम सपनों का मंदिर भी कहते हैं। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सपनों का मंदिर किसे कहते हैं? जगदीश मंदिर को किसने बनवाया था? जगदीश प्रथम ने बनवाया था। जगत सिंह प्रथम ने। किसने? जगत सिंह प्रथम ने। और इस मंदिर का जो वास्तुकार था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। भाणा और मुकुंद दो व्यक्ति थे। और इस मंदिर की जो शैली है वो पंचायतन शैली है। क्लियर? जगदीश मंदिर का निर्माण जो है वो अर्जुन नामक व्यक्ति की देखरेख में हुआ था। किसकी में हुआ? अर्जुन नामक व्यक्ति की देखरेख में हुआ था। जगदीश मंदिर की रक्षा करते हुए नरोजी बाराहड़ का बलिदान हो गया। जगदीश मंदिर की रक्षा करते हुए किसका अंत हो गया? बलिदान हो गया। नरोजी बाराहड़ ने इसकी रक्षा की थी। जगदीश मंदिर भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। इसमें किसकी मूर्ति है? भगवान विष्णु की प्रतिमा है। जगदीश मंदिर के पास में ही, इसके सामने ही एक नेजूबाई मंदिर है। नेजूबाई जो थी वो हमारी जगत सिंह प्रथम की धायमा थी। भाई नेजू मंदिर है, किसके लिए बनवाया था? नेजूबाई के निर्माण में, नेजूबाई के समर्थन में। तो नेजूबाई जो थी साथियों वो जगत सिंह प्रथम की दायमा थी, ये आप नोट कर लीजिए। नेजू मंदिर के पास में ही जगन्नाथ प्रशस्ति है। और ये प्रश्न भी पूछा गया है, जगन्नाथ प्रशस्ति, ठीक है ना। इसके लेखक कौन है? कृष्ण भट्ट हैं। कौन है इसके? कृष्ण भट्ट लेखक हैं। और ये मेवाड़ी भाषा में लिखी हुई है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। जगत सिंह प्रथम के समकालीन जो शासक थे, समकालीन देवलिया प्रतापगढ़ के सामंत जसवंत सिंह और उनके पुत्र महासिंह दोनों को आज्ञा की अवहेलना करने पर जगत सिंह प्रथम ने उनको मरवा दिया था। एक बड़ा मामला खराब कर दिया जगत सिंह प्रथम ने, कि जब जगत सिंह प्रथम की आज्ञा का उल्लंघन किया था किन्होंने? जसवंत सिंह और उनके पुत्र महासिंह ने, तो इन दोनों को जगत सिंह प्रथम ने मरवा दिया। जगत सिंह प्रथम के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? शाहजहां था। जगत सिंह ने मेवाड़ से पृथक रियासत कौन सी बनाई थी? प्रतापगढ़ बनाई थी। और 1652 में जगत सिंह प्रथम की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक हमारा शासनकाल रहता है जगत सिंह प्रथम का। और उसके बाद आते हैं हमारे राज सिंह, और बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराणा राज सिंह प्रश्न आता है इससे एग्जाम में। इनका शासनकाल पूछा गया था एक बार 1652 से 1680 के मध्य में। आप रीट 2017 का पेपर उठा के देखना, आपको ये शासनकाल पूछा गया था 1652 से 1680 के मध्य में। इनके पिता का नाम था जगत सिंह प्रथम, जो अभी हमने पढ़ा है
माता का नाम था जनादे। इनका राज्याभिषेक हुआ था 4 फरवरी 1653 में। लेकिन एक ग्रंथ है वीर विनोद ग्रंथ, ठीक है ना, ये वीर विनोद ग्रंथ था कवि राजा श्यामल दास का, और उस ग्रंथ के अनुसार बताया जाता है कि जो राज सिंह है उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1653 को हुआ था। ये आपको याद रखना। और ये इनकी उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि है और एग्जाम में पूछी गई है, विजय काट केतु की उपाधि। ये विजय काट केतु की उपाधि भी इसी को प्राप्त थी, महाराणा राज सिंह को। राज सिंह के समकालीन 2 मुगल शासक थे, एक तो था शाहजहां और एक था औरंगजेब। पहले शाहजहां था और फिर उनके पुत्र होते हैं औरंगजेब, समकालीन शासक। शाहजहां ने अजमेर यात्रा के दौरान सादुल्ला वजीर को मेवाड़ निर्माण कार्य करने के लिए भेजा था। अब क्या होता है, शाहजहां ने अजमेर यात्रा के दौरान, शाहजहां जब अजमेर यात्रा पर चला गया था तो सादुल्ला वजीर को मेवाड़ निर्माण कार्य के लिए देखने के लिए भेजता है कि भाई देख के आओ मेवाड़ में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि जो औरंगजेब था बड़ा खतरनाक आदमी था। इसने जितने भी मेवाड़ में या राजस्थान में मंदिर वगैरह थे, किले थे, सबको तोड़वा दिया था। अब ये हिंदू नीति के विरोध करने लगे थे ये मुगल शासक। तो अब औरंगजेब भेजता है कि जाकर के देखो राजस्थान में या मेवाड़ में कोई मंदिर या किसी किले का निर्माण तो नहीं हो रहा, उसको फिर से तोड़वाया जाएगा। इसके बाद अब जैसे ही मंदिर बनवाए थे फिर से दोबारा से आक्रमण कर दिया औरंगजेब ने, और शाहजहां ने अब्दुल्ला बेग के नेतृत्व में फिर दोबारा सेना भेजी और चित्तौड़गढ़ निर्माण का कार्य ध्वस्त कर दिया। 1656 में शाहजहां ने चारों पुत्र, अब देखो शाहजहां के पुत्र थे 4, एक का नाम था औरंगजेब, दूसरे का नाम मुराद, तीसरे का नाम दारा और चौथे का नाम सूजा। इन चारों पुत्रों में क्या हो गई, आपसी लड़ाई हो गई शासन को लेकर के। अब इसका फायदा किसने उठाया था, महाराणा राज सिंह ने। शाहजहां के चारों पुत्र जब आपस में सिंहासन के लिए लड़ने लगे तो राज सिंह ने इसका फायदा उठाया और क्या किया, चित्तौड़गढ़ निर्माण को पुनः करने लगे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को पुनः बनाने लगे और मांडलगढ़ को भी जीत लिया। बताओ कितना अच्छा बेनिफिट उठाया इन्होंने। मांडलगढ़ पहले की बात करें तो मांडलगढ़ किशनगढ़ के शासक रूप सिंह के अधीन था और यहाँ का किलेदार कौन था, राघव सिंह। राज सिंह ने टीका दौड़ प्रारंभ की थी और ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि टीका दौड़ प्रारंभ किसने की थी, राज सिंह ने की थी, महाराणा राज सिंह ने। और टीका दौड़ का मतलब है मुगल ठिकानों पर अपना अधिकार जमाना। राज सिंह व औरंगजेब के मध्य में दुश्मनी के कई कारण थे। अब देखो औरंगजेब के मध्य के, अब पहला कारण तो यही था कि भाई जो राज सिंह थे और औरंगजेब थे, औरंगजेब प्रेम किससे करते थे, ये अपनी किशनगढ़ के शासक थे रूप सिंह, उनकी पुत्री थी चारुमती। उस चारुमती से विवाह करना कौन चाहते थे, औरंगजेब। लेकिन विवाह किससे हो गया था, राज सिंह से हो गया था 1660 में। पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण था कि 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तुड़वा दिए लेकिन राज सिंह ने फिर से मंदिर में शरण दी थी पुजारियों को। दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण था कि 1678 में राज सिंह ने अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को शरण भी दी थी। 3 कारण थे यहाँ पर, ठीक है ना। पहला तो था कि औरंगजेब चारुमती से विवाह करना चाहता था और उसके विरुद्ध राज सिंह ने विवाह कर लिया। 1669 में मंदिर वगैरह औरंगजेब ने तोड़ाए थे लेकिन फिर भी राज सिंह ने उनको दोबारा बनवा दिया। और तीसरा कारण था अजीत सिंह व दुर्गादास को राज सिंह ने क्या दी थी, शरण दी थी। इस वजह से इन दोनों के बीच में आपसी दुश्मनी के संबंध बन गए। और चौथा कारण था कि 1669 में औरंगजेब ने जजिया कर जो लगाया था उसका विरोध राज सिंह ने किया था। ये एग्जाम में पूछा गया, जजिया कर जो है वो किसने लगाया था, औरंगजेब ने। 1679 में औरंगजेब राज सिंह पर आक्रमण करने के लिए दिल्ली से रवाना होता है। अब आपस में दोनों में युद्ध होगा, देखिएगा। अजमेर आकर के औरंगजेब ने शहजादे अकबर और हसन अली खां के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। अब औरंगजेब ने, उसका एक पुत्र था अकबर सेकंड है इसका नाम, ठीक है ना। औरंगजेब का पुत्र कौन था, अकबर सेकंड, इसको शहजादे अकबर भी कहते हैं। इसके नेतृत्व में और हसन अली खां एक सेनापति था, उसके नेतृत्व में सेना भेजी मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए। राज सिंह गोगुंदा की पहाड़ियों में भाग गया। इस सूचना को लगते ही राज सिंह कहाँ गया, भाग गया गोगुंदा की पहाड़ियों में और मुख्य सेनापति रतन सिंह चूड़ावत को नियुक्त करके चला गया। ये रतन सिंह चूड़ावत भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, याद रखना। ये रतन सिंह चूड़ावत सलूम्बर का एक सेनापति था, ठीक है ना, एक छोटा सा शासक था और उनकी पत्नी थी शहल कमर, जिसको हम हाड़ी रानी कहते हैं,
उन्होंने अपना सिर काट के दे दिया था। जब रतन सिंह चूड़ावत युद्ध में लड़ रहे थे तो उनका नया नया विवाह हुआ था। तो वो सोच रहे थे कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, अगर मेरी पत्नी मेरे सामने होती तो आज मुझे डबल दुगना जोश हो जाता। इसलिए जाकर के किसी सेनापति ने उनकी पत्नी से कहा कि महाराज जो रतन सिंह चूड़ावत हैं वो आपकी कुछ निशानी लेना चाहते हैं। तो उसने निशाने के तौर पर अपने गर्दन को, अपने सिर को काट करके थाली में दे दिया और जा करके रतन सिंह चूड़ावत को सौंप दिया कि जाओ और अपनी पत्नी की निशानी के साथ में आप युद्ध कीजिएगा। तो रतन सिंह चूड़ावत ने इतना घमासान युद्ध किया था, इतना घमासान युद्ध किया था कि वो सोचो ही मत, औरंगजेब को वहां से भागना पड़ा और खुद भी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। रतन सिंह चूड़ावत भी मर गया और युद्ध भी जीत गया और उनकी पत्नी ने अपना सिर काट दिया था तो वो भी खत्म हो गई। तो शहल कमर के ऊपर फिर एक मेघराज मुकुंद ने कविता भी लिखी थी, ठीक है ना, सिर काट दियो छत्राणी, कुछ ऐसी कविता थी एक। तो ये आपको बाल मुकुंद, जो मेघराज मुकुंद थे ना, उन्होंने इस सहल कमर की, उनकी पत्नी थी आडी रानी, उनके ऊपर कविता भी लिखी थी। औरंगजेब का आक्रमण सफल हो गया। 1660 में कुंभलगढ़ के पास में ओड़ा गांव में खाने में जहर मिला देने के कारण राज सिंह की मृत्यु हो गई। अब राज सिंह की मौत हो गई थी क्योंकि कुंभलगढ़ के पास में एक ओड़ा गांव है, वहां पर राज सिंह को अपने ही प्रत्याशियों ने मरवा दिया था। अब राज सिंह की कार्य और उपलब्धियां देखिए। राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था 1652 से 1665 के मध्य, और इस झील की लागत थी, आप पढ़ लीजिए खुद। इस झील की नींव रणछोड़ राय के हाथों लगाई गई थी और इस झील के किनारे घेवर माता का मंदिर है। हम कल्चर वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें पूरी हिस्ट्री आएगी आपकी। इस राजसमंद झील के पास में और उत्तर में एक पाल है, उत्तरी पाल, जिसको हम नौ चौकी की पाल कहते हैं, और ये झील है, इसी के पास में राजसमंद शहर बसाया गया है। इस झील के किनारे पर एक राज प्रशस्ति लिखी हुई है और इस राज प्रशस्ति की बात करें तो 25 शिलालेखों पर 25 शिलालेख हैं, उन पर उत्कीर्ण है। कुल 1106 श्लोक हैं और इस राज प्रशस्ति के जो लेखक हैं रणछोड़ भट्ट है, ठीक है ना, और इसकी भाषा संस्कृत है और विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। तो आज के हम वीडियो में हमने राज सिंह तक के शासनकाल को पढ़ा है। आगे जो हम अगले वीडियो देखेंगे मेवाड़ में, वो हमारा महाराणा जयसिंह से शुरुआत होगी। तो आपने अभी तक जो पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिएगा, साथ ही साथ आप कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। रेगुलर क्लास लीजिएगा और नोट्स हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, चाहे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। एक ही बात है, और 21 रुपये आपको देना है, बाकी का आपसे कोर्स का कोई प्राइस नहीं है। 21 रुपये आपसे कोर्स की वैलिडिटी ली जा रही है बस। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।